Hi everyone, welcome to Learning Impact. In today's lecture, we'll study about society, evolution of society, and types of society, how society evolved from hunting and gathering society to algorithmic era. So let's start. Okay, okay. First one is that what is society? Let's discuss society and its introduction. Society refers to people who interact in a defined territory and share a common culture. Society उन लोगों को जब पीपल जो है वो एक डिफाइंड टेरिटरी में रहते हैं और इनका एक कॉमन कल्चर होता है वो सोसाइटी कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक इसमें पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है, लाइक इंडिविजुअल इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, उसके बगैर सोसाइटी नहीं बन सकती। लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, कुछ उसमें सिमिलरिटीज़ होगी इंडिविजुअल्स में और कुछ डिफरेंसेस होंगे। इंटरडिपेंडेंसी, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये आपस में वो कि कुछ एस्पेक्ट में वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और कुछ एस्पेक्ट में उनमें कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप होता है, परमानेंट नेचर होता है। इट मीन्स कि अगर इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो जाती है तो सोसाइटी ख़त्म नहीं होती, वो परमानेंट नेचर है, वो फिर भी रहती है। ठीक है। सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड इट्स डायनामिक, इसका कॉन्सेप्ट डायनामिक है एंड इट मीन्स के वक्त के साथ इवॉल्व होता है एंड ह्यूमन एसोसिएशन इसमें होना ज़रूरी है। सो सोसाइटी का एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। देन उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो सोशोलॉजिस्ट थे, थॉमस हॉब्स, जिन्होंने डिफाइन किया दैट सोसाइटी इज़ अ मीन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैन अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर ऑन अनट्रिमल नेचर। सोसाइटी मैन की प्रोटेक्शन करता है किस चीज़ के ख़िलाफ़? उसके अपने नेचर के ख़िलाफ़। अनट्रिमल नेचर मीन्स अनकंट्रोल नेचर। अगर हम सोसाइटी को दरमियान से हटा दें तो हर मैन का नेचर लिमिटलेस होता है, वो अपने मफादात के लिए दूसरे का नुकसान कर सकता है। तो सोसाइटी ही वो है जो कि एक मैन को अपने ही नेचर के ख़िलाफ़ उसको प्रोटेक्ट करता है। Society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behavior which work them off from others who do not enter into those relations or who differ from them in behavior. ये डेफिनेशन दी थी जॉर्ज ए थॉरेसर ने, जिन्होंने कहा कि सोसाइटी असल में इंडिविजुअल का एक कलेक्शन है जो कि आपस में यूनाइटेड होते हैं, इनका कोई सर्टन रिलेशन होता है जिसको हम सोशल रिलेशन कहते हैं, या उनका कोई बिहेवियर जो कि सिमिलर होता है, और ये बिहेवियर उन लोगों को दूसरे लोगों से जिनका बिहेवियर इनसे डिफरेंट होता है उनसे डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये सोसाइटी है। ठीक है। सोसाइटी मेक अस ह्यूमन, सोसाइटी का मेन फंक्शन क्या है? दैट इट मेक अस ह्यूमन, क्योंकि सोसाइटी जो है वो सोशलाइजेशन करता है ह्यूमंस की। अगर सोसाइटी को हम हटा दें तो ह्यूमंस की सोशलाइजेशन नहीं होगी, और सोशलाइजेशन की वजह से ह्यूमन और एनिमल्स में डिफरेंट होता है, उनमें डिफ्रेंशिएशन आती है। तो अगर सोसाइटी नहीं होगी, सोशलाइजेशन नहीं होगी, तो फिर ह्यूमंस ह्यूमंस नहीं रहेंगे, वो उनमें और एनिमल्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसी वजह से सोसाइटी, इट इज़ अ सोसाइटी विच मेक अस ह्यूमंस। फिर उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी जो है इसका जो कॉन्सेप्ट था वो गर्हार्ड लेंस्की ने दिया था। ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये गर्हार्ड लेंस्की, और इन्होंने टर्म यूज़ किया था सोशियो कल्चर इवोल्यूशन। इन्होंने जो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बताया उसके लिए टर्म यूज़ किया सोशियो कल्चर इवोल्यूशन। इससे उनका मुराद था कि वो ये नीचे लिखा हुआ है, ही स्टेटेड दैट द मोर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी हैड, सो द मोर एडवांस इट वुड बिकम। गर्हन लेंस्की का जो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एक सोसाइटी में जितनी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी आएगी उतना वो एडवांस होगी। ठीक है। तो इस जब टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में चेंज आ जाए उसके लिए उसने टर्म यूज़ किया सोशो कल्चर इवोल्यूशन। Sociocultural evolution refers to a evolution of society due to changes in the due to advanced technology. तो वो क्या है? Sociocultural evolution. ओके। फिर उसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। गर्हन लेंस्की के मुताबिक इनके स्टेजेस क्या थे जो कि सोसाइटी में जिससे पास होकर अभी सोसाइटी इवॉल्व हुई है। ठीक है। फर्स्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी, हॉर्टिकल्चर, एग्रेरियन सोसाइटी।
इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट मॉडर्न एंड एल्गोरिथमिक एरा। ये स्टेजेस है जिनसे सोसाइटी जो है वो इनसे पास होके वो इवॉल्व हुई हैं। अभी मॉडर्न डे में एज में जो सोसाइटी है तो वो इन सब के सोसाइटी से पास होके इवॉल्व हुई है। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट वन है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का जो टाइमलाइन है इट्स अबाउट 11,000 to 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव सोसाइटी है। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हमारे सारी सोसाइटी जो जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं उनकी सबसे प्रिमिटिव मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी सोसाइटी अभी एग्जिस्ट करती है वो सारी सोसाइटी इस सोसाइटी से इवॉल्व होके आई है। ठीक है, इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ द फॉरेजिंग, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरेजिंग सोसाइटी। फॉरेजिंग सोसाइटी वो होती है जिसके पीपल नोमैडिक होते हैं। इट मीन्स दे वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अर्लीस्ट फॉर्म है, प्रिमिटिव फॉर्म है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट साइज, चूँकि बहुत प्रिमिटिव एंड अर्लीस्ट सोसाइटी है इसलिए इसका साइज़ जो है वो स्मॉल था। उस वक्त पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़ ओरिजिनेटेड एज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी बट फ्यू रिमेन। और इसके कुछ रीजंस हैं। हर सोसाइटी जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से ही ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी का जो मेन पॉइंट है वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है। लेकिन कुछ जो है वो एग्जिस्ट, कुछ रह गए, बाकी सारे जो है वो एक्सटेंट हो गए। उसकी रीज़न या तो क्लाइमेट चेंज था या फिर बाकी जो सोसाइटीज़ वक्त के साथ आई उन्होंने टेक ओवर किया उन सोसाइटी को, उनको भी चेंज होना पड़ा वक्त के साथ। एज सोसाइटीज़ डायनामिक, तो वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो वो सोसाइटी चेंज हो गई या फिर क्लाइमेट इश्यूज़ की वजह से वो एक्सटेंट हो गई, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाई। द बेसिक यूनिट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फैमिली बैंड्स। जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी इसके पॉपुलेशन ज़्यादातर एज अ फैमिली बैंड्स रहते थे। ठीक है, रेयरली एक्सीड 50। फैमिली बैंड्स मतलब वो बैंड्स की फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में जाते थे। फैमिली बैंड्स के मतलब वो जो ग्रुपिंग होती थी वो किनशिप पे बेस होती थी, ब्लड रिलेशन पे बेस होती थी, तो ज़्यादातर उनको फैमिली बैंड्स ही कहा जाता है कि एक फैमिली है तो वो अपनी एक उन्होंने ग्रुप बना दिया जो कि उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ मिलके, तो इस फॉर्म में वो रहते थे। तो ये उनका बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। तो उनके जो फैमिली बैंड्स थे वो रेयरली वो 50 से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन नहीं होती थी, बहुत कम तादाद में छोटे छोटे फैमिली बैंड्स होके ये रहते थे। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था इस सोसाइटी में। सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल एज के बेस में इस तरह था कि जो यंग होते थे वो जाते थे शिकार के लिए, एज इट इज़ कॉल्ड हंटिंग एंड गैदरिंग। ये सोसाइटी हंटिंग एंड गैदरिंग पे मतलब ये शिकार करती थी और वो लोग यूज़ करते थे, इसलिए इस सोसाइटी को हंटिंग एंड गैदरिंग कहते हैं। तो एज के बेस पे किस तरह के जो यंग पीपल थे वो जाते थे शिकार के लिए और जो ओल्ड थे वो घर में रहते थे प्रोटेक्शन के लिए, और विमेन जो थी वो साइड बाय साइड मैन के जाती थी और जो मैन हंट करते थे वो उसको गैदर करती थी। ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि विमेन जो है वो उसको गैदर कर रही है और मेल जो है वो शिकार कर रहे हैं। फ्यू वेल सो नो क्लास डिस्टिंक्शन, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं होता था, मतलब ये जिस चीज़ का शिकार करते थे वो उसी वक्त खा लेते थे, तो कोई एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं था, किसी के पास कोई वेल्थ नहीं थी, तो कोई क्लास डिस्टिंक्शन भी इस वजह से नहीं आई। बहुत सिंपल सोसाइटी थी और इक्वल था, इक्वालिटी थी इसमें। स्पेंड मोस्ट टाइम इन सर्च फॉर फूड, ऐसा हमने कहा ये फॉरेजिंग सोसाइटी थी। ये ऐसी सोसाइटी थी जो नोमैडिक लोग थे, यहाँ पे नीचे दिया भी गया नोमैडिक सोसाइटी कि मतलब यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर अपना टाइम फूड सर्चिंग में गुजारते थे और ज़्यादातर वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे जब एक जगह पे फूड ख़त्म हो जाता था, क्योंकि इनके पास मींस ऑफ फूड सोर्सेस कम थे। इन्होंने अभी एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया, इन्होंने अभी ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया कि जो है फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को कैसे उगाना है, इन चीज़ों को। तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि एनिमल्स का शिकार करके उनको यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो नोमैडिक होते थे। जब एक जगह पे एनिमल्स ख़त्म हो जाते तो ये दूसरी जगह चले जाते थे एनिमल्स की सर्च में, और ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो फूड सर्चिंग में गुजारते थे।
इसी वजह से इनको टाइम नहीं मिलता था कि बाकी किसी चीज़ पे फोकस करें, लाइक रिलीजन पे फोकस करें, आर्ट पे करें, कल्चर पे करें। तो इसी वजह से इस वक्त जो बाकी इंस्टीट्यूशन थे वो डेवलप नहीं हुए, ठीक है। मोस्टली मीट ईटर्स थे, ज़्यादातर एनिमल्स का शिकार करते थे और उनको कंज्यूम करते थे। नो मटीरियल पोजीशन, कोई इनके पास कोई एक्स्ट्रा मटीरियल पोजीशन नहीं होता था, ठीक है। कोई भी कोई भी इस तरह का पोजीशन, कोई भी जो फूड जिन एनिमल्स का वो शिकार करते थे उसी को खा लेते थे, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इनके पास नहीं होती थी। इसी वजह से जो यहाँ की सोसाइटी है इसमें कोई क्लास डिस्टिंक्शन भी नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था। फूड सोर्सेज क्या थे? किलिंग वाइल्ड एनिमल्स और फाइंडिंग एडिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स, ठीक है। तो ये जो एडिबल ट्रीज फ्रूट्स है, सॉरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको फाइंड करते थे, उगाते नहीं थे। अभी इनका ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इन चीज़ों को उगाना किस तरह है, या तो अगर इनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती तो खा लेते थे, और वाइल्ड एनिमल जो थे उनको यूज़ करते थे फूड के लिए। ओके, मज़ीद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इक्वलिटेरियन सोसाइटी थी, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। देखिए, लीडर की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पे एक चीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब चूंकि इनके पास ना कोई एक्स्ट्रा वेल्थ थी, ना इनके पास कोई एक्स्ट्रा सरप्लस था, ना कोई मटीरियल पोजीशन थी, तो यहाँ पे लीडरशिप की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि एक चीज़ को दूसरे से कैसे महफूज करे, उसके लिए एक लीडर का होना, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इस सोसाइटी में। इंडिविजुअल्स आर होमोजीनियस, हर बंदे का जो एवरीडे एक्सपीरियंस था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। हर बंदा एक ही जैसा ज़िंदगी गुजार रहा था, बाहर जाते थे शिकार के लिए और फिर उसको जो है खा लेते थे। तो इनका जो लाइफ स्टाइल था सबका ऑलमोस्ट एक जैसा था, तो इसलिए इसको होमोजीनियस कहते हैं। स्कैर्सिटी इज़ अ कांस्टेंट कंपेनियन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इनका हमेशा एक थ्रेड रहता था इनको, वो स्कैर्सिटी का, कि कमी पड़ सकती है किसी चीज़ की, क्योंकि ये लोग चूंकि इनके पास ज़्यादा मीन्स नहीं थे, ठीक है, कुछ ही मीन्स थे, लाइक एनिमल्स का शिकार कर लिया या कोई एडिबल फ्रूट देख लिया, तो इसलिए इनका हमेशा इनको थ्रेट होता था कि चीज़ें कम पड़ जाएगी, और इसी वजह से ये नोमैडिक थे, ज़्यादातर जो है माइग्रेट करते थे दूसरे इलाकों में। नो सिवियर डैमेज टू इन्वायरमेंट, इन्होंने अभी कोई ऐसी कोई फैक्ट्रीज नहीं बनाई जो कि इन्वायरमेंट को पलूट करे, कोई इस तरह का इन्होंने कोई भी इनका इस तरह का एक्ट नहीं था जो कि इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हो। नो फ्री टाइम टू स्पेंड ऑन सोशल एंड अदर एक्टिविटीज, जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर इनका वक्त जो था वो फूड सर्चिंग में गुजारता था, तो ज़्यादातर इनके पास टाइम नहीं होता था कि सोशल या बाकी एक्टिविटीज़ पे टाइम गुजार सके। नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बट बिलीव इन मिथ्स, इनका गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन मिथ्स पे बिलीव करते थे। जैसे ज़्यादातर इनके मिथ्स होते थे कि जिस इलाके में बहुत ज़्यादा स्कैसिटी हो जाती थी, तो ये लोग ये समझते थे कि शायद ये फॉरेस्ट है या जो जो भी एरिया जहाँ पे वो रहते थे ये हमसे नाराज़ हो गया है, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट के लिए मनाने के लिए फिर दुआएं करते थे। तो इनका ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमें क्रिएट किसने किया है, या गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट कुछ मिथ्स इनके थे। नो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है, कोई मेडिसिन फील्ड में कोई भी इनका प्रोग्रेस नहीं था, ना फर्स्ट एड का उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट था, चूँकि प्रिमिटिव सोसाइटी थी। जैसे हमने कहा, अकॉर्डिंग टू ग्रहण एंड लेस्की, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिन करती है सोसाइटी को, ठीक है। तो हम हर एक सोसाइटी के साथ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी शुरू में क्या थी और फिर बाद में एडवांस हुई तो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में क्या थी? बहुत सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लाइक वो शार्पन स्टोन यूज़ करते थे कटिंग के लिए, ठीक है। बो एंड एरो जैसे ये दिया गया है ये यूज़ करते थे। एटलास, हार्पन एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट, ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते थे शिकार के लिए। तो ये ज़्यादातर वो चीज़ें होती थी जो शिकार में इस्तेमाल होती थी, इनके सिंपलेस्ट जो टूल्स थे वो यूज़ करते थे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, एग्जाम्पल क्या है इसकी? ब्यूटी ऑफ इट्यूरी फॉरेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में है, साउथर्न अफ्रीका में भी इनके कलहारी डेजर्ट में, एंड नॉर्थ अमेरिका में आर्टिक में इनके जो है ट्राइब्स रहते हैं जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, अब भी रहते हैं, ठीक है। तो अभी इनमें से एक है सेंट्रल अफ्रीका में ब्यूटी ऑफ इट्यूरी फॉरेस्ट, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह की सोसाइटी है। यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, ठीक है।
ये वाली जो सोसाइटी थी, इनके बैंड, जैसे हमने कहा कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी फैमिली बैंड्स के फॉर्म में रहते थे, तो उनके फैमिली बैंड जो है वो 50 to 60 पीपल पे जो है मुश्तमिल होती है। 30,000 to 40,000 टोटल पॉपुलेशन, जो हमने कहा स्मॉलेस्ट साइज होता है, चूँकि सिंपलेस्ट सोसाइटी थी। ये लिव इन इथोपिया एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये रहते हैं। हाउसेज जो है इनकी ज़्यादातर स्मॉल सर्कल, जैसे पिक्चर में दी गई हैं, इस तरह झोंपड़ियों में रहते हैं। एंड टेम्प्रेरी होते हैं, जैसे नोमैटिक है तो टेम्प्रेरी। न्यूक्लियर फैमिली होती है। सेक्सुअल एक्सचेंज इज कॉमन प्रैक्टिस, चूँकि ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है तो यहाँ पे मैरिज इंस्टीट्यूशन अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो सिस्टर एक्सचेंज करते थे। और वो किस तरह कि जो ग्रूम होते हैं, ग्रूम होता है वो जो ब्राइड के पेरेंट्स होते हैं उनको एक शिकार पेश करते हैं, कोई शिकार कर लिया कोई एनिमल का, तो उनको पेश करते हैं और उसके बदले में जो है वो उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं। लाइक इस किस्म का ब्राइड जो है उनके बदले में उनको मिलती है। तो ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैरिज इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पे डेवलप नहीं है। एनिमल डाइट, जैसे शेलफिश है, स्नेल्स हैं एंड मंकीज, फिश, हनी, ये चीज़ें ये लोग यूटिलाइज़ करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में बेरीज, रूट्स एंड लीव्स एक्सेट्रा ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है हंटिंग एंड गैदरिंग जो कि बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है। इनमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। बाकी जो ज़्यादातर हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थी वो फिर वक्त के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो अभी थोड़ी बहुत रहती है तो उनमें से एक एग्जाम्पल जो है वो ब्यूटी ऑफ एट्यूरी फॉरेस्ट की भी है। ओके, देन नेक्स्ट है पेस्टोरल सोसाइटी, सेकेंड सोसाइटी उसके हंटिंग एंड गैदरिंग के बाद जो आती है। पेस्टोरल सोसाइटी, एज इट्स वर्ड पेस्टोरल कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड विच पेस्टोर विच मीन्स शेफर्ड, जो कि शेफर्ड क्या होता है, जो कि एनिमल्स को पालते हैं। तो पेस्टोरल सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे बेस करती है। हंटिंग एंड गैदरिंग हंटिंग पे बेस करती थी, पेस्टोरल सोसाइटी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे। समवन लिविंग इन दिस सोसाइटी इज कॉल्ड पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। इकोनॉमी रिलाई ऑन डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, ये सोसाइटी जो है ये एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग पे बेस करती है। अब ये वाली जो सोसाइटी है ये वक्त के साथ थोड़ी इवॉल्व हुई, इन्होंने एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन शुरू की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी तरीके थे लाइक हंटिंग जिस तरह उस सोसाइटी में थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। उसके आसार भी, उसके साइंस भी हमें इस सोसाइटी में मिलते हैं। ये लोग हंटिंग के साथ साथ अब डोमेस्टिकेशन भी करते हैं एनिमल्स की। रिलेटिवली लार्जर साइज था, जिस तरह पहली सोसाइटी थी वो स्मॉलेस्ट साइज़ की थी, तो ये रिलेटिवली लार्जर है। नोमैडिक, ये भी नोमैडिक है। फाउंड इन सेमी एरिड एंड लेस क्लाइमेट रीजन में ये लोग रहते हैं। डिस्प्यूट्स ओवर ग्रेजिंग, अब ये वाली जो सोसाइटी है इसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। पहले तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था पहली सोसाइटी में, इस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हैं उनकी डोमेस्टिकेशन करनी हर बंदे ने करनी है और उसकी ग्रेजिंग के लिए लैंड चाहिए, तो उस पर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कि एनिमल इस इलाके में मैं अपने एनिमल्स के को जो है उनको उनकी ग्रेजिंग करूँगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, चूँकि ये सोसाइटी पेस्टोरल सोसाइटी के वक्त में कोई स्टेट नहीं है, कोई लॉज नहीं है, ठीक है, कोई इस तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करे, कोई पुलिस, कोई इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, ये सिंपल सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ ग्रेजिंग पे। सच सोसाइटीज़ रेयरली फाउंड इन फॉरेस्ट और जंगल, ये फॉरेस्ट में ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि डोमेस्टिकेशन करनी है इनका फॉरेस्ट के साथ ज़्यादा। फॉरेस्ट में ये सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, फॉरेस्ट में ज़्यादातर एग्रीकल्चर सोसाइटी फिर बाद में एग्जिस्ट हुई, सही। लाइफ स्टॉक फॉर फूड, पहले तो ये था कि जो वाइल्ड एनिमल्स इनका शिकार करते थे वो उसी वक्त खा लेते थे, अभी इन्होंने फूड के लिए मवेशी पालना शुरू किया। एंड यहाँ पे इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई। इनिशिएशन ऑफ सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इनइक्वालिटी आई जब लोगों में ये सेंस आया कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, तो अब बंदे के जहन में आता है कि बजाय इसके कि रोज़ इस पर डिस्प्यूट हो, एक प्रॉपर्टी मेरी प्राइवेट होनी चाहिए जहाँ पे मैं एनिमल्स की ग्रेजिंग कर सकूँ। तो यहाँ से एक सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आया जिससे थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी आई। अब जब जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि
पोजीशन की, मलकियत की का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है सोसाइटी में, ठीक है। जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये चीज़ अब मेरी है, तो यहाँ वहाँ पे फिर डिस्प्यूट का कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट। नो डैमेज टू इन्वायरमेंट, कोई इन्वायरमेंट का इन्होंने कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं थी जो कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करे। स्लाइड ट्रेडिंग, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, और ट्रेडिंग पहले तो हमारे पास दो सोशल क्लासेस थी, एक हंटर्स थे और एक गैदरर्स थे, जो उस सोसाइटी में था। जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो मतलब यहाँ पे एक क्लास भी सामने आई, एक अलग सा प्रोफेशन ट्रेडिंग, तो वो भी सामने आया इस सोसाइटी में। एनिमल्स की ट्रेडिंग करते थे। दे कॉमनली बिलीव इन गॉड्स, पहले तो सिरे से गॉड्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, अभी थोड़ा बहुत जो है गॉड पे बिलीव करते थे। इनिशिएशन और पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पहले जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो एक जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड था, अभी थोड़ा बहुत पैट्रियार्कल फॉर्म आया। मैन सर्च एनिमल एंड विमेन वर आस्क्ड टू प्रोटेक्ट देम, विमेन घर में रहती थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी, मैन बाहर एनिमल को सर्च। पहले ये था कि मैन जा रहे, विमेन भी जा रही है, मैन जो है उसको हंट कर रहे हैं और विमेन उसी वक्त उसको कलेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पेस्टोरल सोसाइटी में देखने में आया। ओके देन जो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन, जिन एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करते हैं इनमें ज़्यादातर काव, हॉर्सेस, शीप, कैमल्स, गोट्स आते हैं। और जो एनिमल्स हर्ड से क्या लेते थे, फूड लेते थे, मिल्क, डंक लेते थे फ्यूल के लिए, स्किन उनकी, फर एंड ब्लड। ज़्यादातर जो ब्लड था, ब्लड वॉज ड्रंक एज द मेजर प्रोटीन सोर्स इन ईस्ट अफ्रीका, इनके ट्राइब्स में ब्लड को पिया जाता था एज अ मेजर प्रोटीन सोर्स। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या थी, एनिमल्स आए, वही टेक्नोलॉजी जो हंटिंग एंड गैदरिंग में थी, वो उस टेक्नोलॉजी के साथ एक थोड़ा सा एडवांस ये हुआ कि एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए अब यूज़ करने लगे। एग्जाम्पल क्या है पेस्टोरल सोसाइटी की, मंगोलियन नोमैड्स ऑफ द स्टीप्स, ग्रासलैंड प्लान्स विदाउट ट्रीज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। स्टीप्स किसे कहते हैं, जिस तरह इस पिक्चर में, इमेज में दी गई है, ग्रासलैंड प्लान्स होते हैं लेकिन ट्रीज़ नहीं है, ठीक है। तो मंगोलियन नोमैड्स जो है ये एग्जाम्पल है, सेंट्रल अफ्रीका में रहती है ये ट्राइब्स, ये पेस्टोरल सोसाइटी है। दे लर्न टू राइड फ्रॉम अ यंग एज एंड वर एक्सपर्ट हॉर्समैन, जैसे हमने कहा ये जो हमें टेमिंग एनिमल्स में हमने देखा हॉर्सेस को भी पालते हैं, तो इन शुरू से ही ये घुड़सवारी जो हॉर्सेस पे, हॉर्समैन जो ये एक्सपर्ट होते इस चीज़ में। दे वर हंटिंग एज वेल एज हर्डिंग एनिमल, हंटिंग के साथ साथ इन्होंने हर्डिंग भी स्टार्ट किया, तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं पेस्टोरल सोसाइटी की। ओके देन उसके बाद थर्ड आती है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का टाइमलाइन 12,000 टू 15,000 ईयर्स एगो है। ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी हमारे पास तब वजूद में आए जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया, फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर विच इज़ आल्सो कॉल्ड नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक, नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, सो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन मीन्स न्यू स्टोन एज हमारे पास आया। फर्स्ट रिवॉल्यूशन क्या था, जब फॉरेजर्स जो थे वो फार्मर्स बन गए, ये हमारे पास फर्स्ट रिवॉल्यूशन था। पहली दफ़ा सोसाइटी में इस तरह हुआ कि लोगों ने नोमैडिक होने के बजाय उन्होंने कोशिश की कि हम परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाए, हम कोशिश करें कि हम अपने लिए कोई परमानेंट सेटलमेंट्स देखें। और वो, तो जब फॉरेजर्स जो थे, जो नोमैडिक थे, जो कि जब वो फार्मर्स बन गए, उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की फर्स्ट टाइम, उसको फर्स्ट रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी, कि हमारे पास एक नया एज आया, न्यू स्टोन एज, एंड दिस इज़ द हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। अब इसके पीछे रीजंस क्या थे, वाई फॉरेजर्स बिकम फार्मर्स। वक्त के साथ क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो फूड के लिए कंपटीशन ज़्यादा हुआ, जब कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो अब न्यू फूड सोर्सेज डिस्कवर करने थे, ज़रूरत थी ये, नीड टू कल्टिवेट न्यू फूड्स, क्योंकि एनिमल्स इतने नहीं थे जितने पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो अब न्यू फूड्स के लिए इन्होंने क्या किया, पीपल लर्न टू डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, इन्होंने सोचना शुरू किया कि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे। एंड उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जब आए कि प्लांट्स से हम किस तरह अपने फूड्स को
फूड नीड्स को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आई एंड न्यू थ्योरीज इवॉल्व हुई, उसके लिए उसके साथ साथ जो फॉरेजर्स थे वो फार्मर्स बन गए, और हिस्ट्री में फर्स्ट रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में आया जो कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहलाता है, और इसके बेस में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी आई। तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी इज इट्स अपोजिट टू पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन फार्मिंग। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी? कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, ये प्लांट कल्टीवेशन पे बेस्ड थी ये सोसाइटी, बेस्ड ऑन सिंपल फार्मिंग, ये सिंपल फार्मिंग थी। ठीक है। और सिंपल फार्मिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप प्लफिंग यूज़ नहीं करते थे, या लार्ज बीस्ट ऑफ बर्डन, प्लफिंग यूज़ नहीं करते थे। ये बाद में जब प्लफिंग का कॉन्सेप्ट जो था वो फिर बाद में एग्रीकल्चर सोसाइटी में आया। अभी हॉर्टिकल्चर में इस सोसाइटी में अभी कोई कॉन्सेप्ट प्लफिंग का नहीं था, इसलिए इसको सिंपल फार्मिंग कहते हैं। अब सेमी नोमैडिक थे, पहले वाले तो नोमैडिक ही थे, अब सेमी नोमैडिक की कोशिश करते थे, एक जगह पे ज़्यादा टाइम के लिए ठहराव करते थे। कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स अलॉन्ग विद टेमिंग एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी कल्टिवेट करते थे। डिवीजन ऑफ लेबर इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ जेंडर, अभी थोड़ा सा जेंडर सेग्रीगेशन नज़र आया कि मेन जो थे वो फार्मिंग के लिए जाते थे, मैन वीमेन जो थी वो ज़्यादातर घर में रहती थी, या फिर जो जो कि एक प्रॉपर्टी होती थी जिसमें वो फार्मिंग करते थे, तो अगर विमेन को खेत में काम करती थी तो मैन उस खेत की प्रोटेक्शन में लगते थे। तो थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ जेंडर ये डिवीजन ऑफ लेबर इवॉल्व हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, अभी आया कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, क्योंकि अभी जो थी इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, तो उस फार्म की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक लीडर होता था जो कि उस चीज़ की प्रोटेक्शन में इनकी हेल्प करता था, या फिर एक फार्म पे किसने कौन सा काम करना है उसमें हेल्प करता था। तो अभी एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आया। एफर्ट्स फॉर परमानेंट सेटलमेंट, अभी परमानेंट सेटलमेंट के लिए इन्होंने एफर्ट स्टार्ट की, कोशिश करते थे कि ऐसे इलाके में फार्मिंग करें जहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रह सकते हैं। डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट फॉर परमानेंट सेटलमेंट, लार्ज साइज सोसाइटी थी, जैसे फॉर एग्जांपल इनका एम्पायर था जिसका 4 मिलियन साइज़, तो ये एक एग्जांपल है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के। तो इनके साइज़ ज़्यादा होते गए, और यही वजह थी कि फॉरेजर्स फार्मर्स बन गए क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा था। सरप्लस प्रोड्यूस, अभी इनके पास सरप्लस आया, वाइल्ड एनिमल्स को भी यूज़ करते थे, डोमेस्टिकेशन भी करते थे एनिमल्स की उसी फार्म में, और फार्मिंग भी करते थे। तो अभी अगर एक वक्त पे इन्होंने जो है एनिमल्स जो जिसका शिकार किया है वो खा लिया, तो इनके पास सरप्लस होता था। वो इतनी स्कैसिटी जो कांस्टेंट कंपेनियन था हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। क्लास हायरार्की बिगैन, अब हमारे पास दो क्लास हायरार्की है, लैंड ऑनर्स एंड पीसेंट्स। एक वो होते थे जो कि वो लैंड ऑनर्स थे जिन लैंड में फार्मिंग होती थी, और पीसेंट जो कि उस लैंड पे काम करते थे। तो दो सोशल क्लासेस हमारे पास हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में आई। मोर स्टेबल इंस्टीट्यूशन, पहले तो कोई ख़ास इंस्टीट्यूशन नहीं थी, अभी थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशन नज़र आए। पीसेंट्स वर्क सो अपर क्लास हैज़ मोर टाइम टू फोकस ऑन अदर्स, पहले हमने कहा कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था हंटिंग एंड गैदरिंग के पास। अभी क्या होता है कि चूँकि पीसेंट जो थे वो काम करते थे फार्म्स पे, तो जो अपर क्लास थी, जो लैंड ओनर्स थे, उनके पास टाइम होता था कि वो दूसरी चीज़ों पे फोकस करे, जैसे आर्ट पे फोकस करे, रिलीजन पे करे, राइटिंग्स पे करे। और जब इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस स्टार्ट किया, इसी वजह से उस वक्त के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो स्टेबल थे, सही। More disputes began accumulating more material possession as being permanent settlers, अब ये कोशिश करते थे जिन इलाके में रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, या ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उसको एकमुलेट करे, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे परमानेंटली रहना है। तो कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा पाए, तो इसी वजह से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। Okay, the violence and destruction common in the modern time is an outgrowth of the agriculture way of life and not a biological remnant from our hunting ancestors. हमें आजकल के दौर में जितने भी हमें वायलेंस डिस्ट्रक्शन मिलता है, उसकी जो हम कह सकते एक ओरिजिन है, वो एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ से आई है।
ये कोई बायोलॉजिकल चीज़ नहीं थी। अगर बायोलॉजिकल होती तो हंटिंग एंड गैदरिंग में होना चाहिए था, क्योंकि वो प्रिमिटिव सोसाइटी थी। लेकिन वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन जो था वो एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ से हमारे पास आया। तो जितने, और क्यों आया एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ से, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आया मोर एकोमोलेशन ऑफ मटीरियल पोजीशन की, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एंड लीडरशिप का। जब ये सारी कॉन्सेप्ट आए, मतलब अब हर चीज़ का ये हुआ कि ये चीज़ मेरी है। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो फिर वहाँ से डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस की इब्तिदा हुई। Okay, farming is thought to have happened first in the Fertile Crescent of Middle East, where multiple groups of people developed the practice independently. ये प्रैक्टिस, फार्मिंग प्रैक्टिस जो थी वो कब कहाँ पे डेवलप हुई? फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ मिडल ईस्ट, ये जो बॉर्डर है मैप पे, फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ मिडल ईस्ट कहते हैं, उसमें इसराइल, पैलेस्टाइन और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के बॉर्डर्स आते हैं। तो वहाँ पे जो लोग उस वक्त रहते थे, इन्होंने इस फार्मिंग प्रैक्टिस को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। तो फर्स्ट टाइम फार्मिंग वहाँ पे हुई थी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या थी सोसाइटी में? लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हैंड टूल्स यूज़ करते थे, बर्डिंग, ग्राफ्टिंग नाइफ, रनिंग नाइफ, ये जो इनके पास है, ठीक है, हॉइंग एंड सेकेटर, ये चीज़ें जो थी ये फार्म्स पे यूज़ करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स है जो कि ये उस चीज़ में यूज़ करते थे। लेकिन अभी प्लफिंग नहीं है, ठीक है, प्लफिंग एग्रीकल्चर में आती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की। ओके, एग्जांपल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की क्या थी? Yanomami people of Amazonian rainforest are one of the example of the horticulture society. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। ये क्या थे? ये हंटर्स हैं, फिशर्स भी है और साथ में हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं। जिनके ज़्यादा ऑप्शन है इसलिए स्कैसिटी नहीं होती और सरप्लस होता है। दे लिव ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे रहते हैं। इनके ज़्यादातर जो डाइट है उसमें 75% ऑफ कैलोरीज क्रॉप से आते हैं। तो इसलिए क्योंकि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है तो क्रॉप्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? जब एक इलाका जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं वो सॉइल एग्जॉस्ट हो जाती है, तो फिर ये दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। फिर वहाँ दूसरी जगह पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की, ठीक है, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके, देन उसके बाद है एग्रेरियन सोसाइटी। फोर्थ नंबर पे एग्रेरियन सोसाइटी है। एग्रेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अब हॉर्टिकल्चर और एग्रेरियन सोसाइटी में डिफरेंस क्या है? हॉर्टिकल्चर सोसाइटी सिंपल फार्मिंग थी, उसमें प्लफिंग नहीं थी, इसमें प्लफिंग स्टार्ट हुई, मोर एडवांस फॉर्म ऑफ फार्मिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर फॉर्म हमें बाकायदा एग्रेरियन सोसाइटी में मिला। एग्रेरियन सोसाइटी अबाउट 5000 to 6000 ईयर्स अगो है एंड इट अकर्स इन द सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हमें नज़र आया जब फार्मिंग स्टार्ट हुई, जब फॉरेजर्स फार्मर्स बन गए। सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जिसको ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ये ब्रिटिश में स्टार्ट हुआ था, took place in England in 17th and 18th century and spread to world. सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हमारे पास कब आया? जब प्लफिंग स्टार्ट हुई, जब फार्म्स में प्लफिंग स्टार्ट हुई, तो वो एक सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लार्ज स्केल एग्रीकल्चर नज़र आया, लार्ज सोसाइटी विद विलेजेस एंड टाउन्स। अब बाकायदा विलेजेस एंड टाउन्स बने, वो जो फैमिली बैंड्स का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हुआ, बाकायदा एक चूँकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आया। अब वो जो स्मॉल सर्कुलर हाउसेस थे वो ख़त्म हो गया, अब बाकायदा विलेजेस थे एंड टाउन्स थे। फार्मिंग टेक्नोलॉजी इन्हेंस हुई, इकोनॉमी बेस्ड ऑन ग्रोइंग फूड यूजिंग प्लफ एंड लार्ज बीस्ट ऑफ बर्डन। अभी प्लफिंग स्टार्ट हुई। यही डिफरेंस है एग्रेरियन एंड हॉर्टिकल्चर में। वो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर क्यों नहीं कर पाए हॉर्टिकल्चर में? क्योंकि उस वक्त प्लफिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब ये आया तो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर हुई एंड इसी वजह से ये सोसाइटी मोर एडवांस थी हॉर्टिकल्चर से। रेजिंग फार्म एनिमल्स, ठीक है, जो फार्म में एनिमल्स को भी उसकी डोमेस्टिकेशन भी करते थे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज प्राइमरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते थे। स्टोरेज ऑफ प्लांट्स, प्रॉफिट सीकिंग। अभी ये ट्रेडिंग करते थे और कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं।
लेबर स्पेशलाइजेशन, अब चूंकि लार्ज स्केल एग्रीकल्चर है तो अभी लेबर स्पेशलाइजेशन आया। और अभी पहले तो ये था कि फार्मिंग में हर एक बंदा जो वो हर एक काम कर लेता था। अभी ये था कि डिसाइड करना है कि एक बंदे ने कौन सा काम करना है, क्योंकि हर बंदे के लिए अब अलग स्पेशलाइजेशन थी कि हर बंदे का अपना अलग काम है। प्लफिंग किसने करनी है, फार्म्स में डोमेस्टिकेशन किसने करनी है, फार्म्स में कौन से सीड्स को किसने उगाना है या किस तरह करना है, तो सारा जो डिवीजन ऑफ लेबर था उसमें स्पेशलाइजेशन आए। और ऑब्वियसली जब ये स्पेशलाइजेशन आनी है इट मीन्स कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी वक्त के साथ डेवलप होगा। हर बंदे के पास हर चीज़ की डिफरेंट नॉलेज होगी, एक स्पेसिफिक फील्ड की। तो इसी वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड, अभी लार्ज स्केल फार्मिंग करनी है, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, तो लैंड पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। पहले था थोड़ा बहुत, अभी और बढ़ गया। इन्वेजन बाय एनिमीज़, अभी इशू ये है कि लॉज वगैरह तो अभी उस तरह नहीं बने। तो इन्वेजन बाय एनिमीज़, अभी जो एक ट्राइब या एक सोसाइटी जो थी वो दूसरे के लैंड्स को इन्वेड करती थी, तो उस इन्वेजन से बचने के लिए वॉरियर्स रखे गए ताकि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे। नो कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप जो फैमिली बैंड का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया था। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंट्रलाइज स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर के आया एग्रीकल्चर सोसाइटी में। टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हुई, ह्यूज इनइक्वालिटी, ग्रोइंग ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, हर बंदे के ऑक्यूपेशन के मुताबिक उसको सोसाइटी में स्टेटस दिया गया जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आए। कॉम्प्लेक्स क्लास सिस्टम, पहले लैंड ऑनर्स एंड पीसर्स थे, अभी मर्चेंट भी आ गए, सोल्जर्स भी आ गए चूँकि उसको प्रोटेक्ट करना है, स्कॉलर्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे चूँकि स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, पीसर भी थे। तो अभी क्लास सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया। प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड, रीडिंग, राइटिंग, साइंस एंड आर्ट, इन चीज़ों में प्रोग्रेस हुआ। हाई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री माइट यूज टू कंक्वर अदर सरप्लस, मिलिट्री टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ी? दो रीज़न थे। एक तो हमने जो पढ़ा कि वॉरियर्स थे जो कि अपने लैंड को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन दूसरे के लैंड को छीनने के लिए भी मिलिट्री का इस्तेमाल होता था कि दूसरों का सरप्लस भी हम हासिल कर ले, तो इसलिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस गया इस सोसाइटी में। सिटीज़ फॉर्मेशन, बाकायदा सिटीज़ बनी, मशीन्स accompany the use of human muscle power, अभी मशीन्स आई, प्लफिंग स्टार्ट हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम society was not organized principally in terms of kinship. Rather, occupational diversity and institutional specialization became important. अभी kinship का concept ख़त्म हो गया, अभी डिपेंड करता है कि occupation क्या है और इंस्टीट्यूशन कितना उसकी कितनी डेवलपमेंट है। अभी ये चीज़ें इस सोसाइटी में मैटर करती हैं। ओके, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या थी? यूज़ ऑफ मेटल टूल्स, क्रॉप्स रोटेशन क्या है कि एक ही सेम एरिया पे डिफरेंट क्रॉप जो है उनको उगाते हैं, तो क्रॉप्स रोटेशन कहलाते हैं। बेटर मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अभी इन्होंने बाकायदा चैनल्स बनाए कि क्रॉप्स के लिए इरिगेशन का प्रोसेस इन्होंने बनाया, क्योंकि लार्ज स्केल एग्रीकल्चर होनी है। प्लफिंग ये मेन था जिसकी वजह से इस चेंज आया। स्पेशली ऑफ व्हीकल मूव इन अ फास्ट एंड अनकंट्रोल मैनर, जिस तरह पिक्चर में दिया गया है कि इसके पीछे ये लगा कि पूरे फार्म को प्लफ करते थे। लैंड इंक्लोजर टेक्निक, जो लैंड होती थी उसकी फेंसिंग करते थे। एरेशन, एड ईयर इन मिक्सचर, जो मिक्सचर बनाते थे उगाने के लिए उसमें एरेशन का कॉन्सेप्ट आया। फर्टिलाइजिंग ऑफ ग्राउंड, यूज़ ऑफ व्हील, ये सारी चीज़ टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हुई एग्रीकल्चर सोसाइटी में। जो एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी है उसकी ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती है वो ज़्यादातर ब्रॉड रिवर वैलीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। जितने भी ब्रॉड रिवर्स हैं उनके साथ जो वैलीज़ एग्जिस्ट करती है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है। जिस तरह इजिप्ट में नील के साथ टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन द मिडल ईस्ट, येलो रिवर चाइना में, इंडस वैली, इनके साथ जितने भी ट्राइब्स या वैलीज एग्जिस्ट करती हैं वो सारी क्या है एग्रीकल्चर सोसाइटी की एग्जांपल्स में आती है। तो ये वाली सोसाइटी ज़्यादातर
जो रिवर्स है उनके साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ओके, देन फिफ्थ है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी को पढ़ने के लिए हम पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है अबाउट 200 ईयर्स एगो वेस्टर्न यूरोप में फर्स्ट टाइम देखने को आई, एंड इट अकर्स इन द थर्ड मेजर रिवॉल्यूशन एंड फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया जो एग्रीकल्चर में था। एग्रीकल्चर सोसाइटी में सेकेंड रिवॉल्यूशन उस सोसाइटी के साथ आया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी इवॉल्व आई जो थर्ड मेजर रिवॉल्यूशन आया। तो इस थर्ड मेजर रिवॉल्यूशन को हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, और थ्री हमारे जो हिस्ट्री में थ्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, जब स्टीम इंजन आया, ठीक है। स्टीम इंजन लीड्स टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये फॉर्म हुई जब हमारे पास स्टीम इंजन डिस्कवर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जब एज ऑफ साइंस एंड मास प्रोडक्शन इट लीड्स टू पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हम आगे पढ़ेंगे ये वाली सोसाइटी। तो जब एज ऑफ साइंस आया, मास प्रोडक्शन आया, तो वो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाया। एंड थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी आई जिसने पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को इवॉल्व किया। तो अब इस वक्त हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टीम इंजन जब आया, फैक्ट्रीज आई, स्टीम इंजन की वजह से फैक्ट्रीज बनी, फैक्ट्रीज़ में पॉसिबल हुआ मास प्रोडक्शन, एंड इसी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, इससे पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे चले गए इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटी है मेगा पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। फॉर्मेशन ऑफ नेशंस एंड स्टेट। जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी उसमें टाउन्स एंड विलेजेस बने थे, इसमें अब बाकायदा नेशन बना एंड स्टेट बना। रूरल अर्बन में का कॉन्सेप्ट आया। डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अभी डिवीजन ऑफ लेबर इंतहाई हद से ज़्यादा हुआ, क्योंकि अभी फैक्ट्रीज़ में जिसने काम करना है उसमें बाकायदा प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा, ऑक्यूपेशन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, इस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा हुआ। डिमांड सप्लाई, फैक्ट्रीज़ ने वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है जिसकी डिमांड होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया। इकोनॉमी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर गुड्स यूजिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फुजिल यूज़ ऑफ एनर्जी। अभी एग्रीकल्चर से हट के नॉन एग्रीकल्चर गुड्स बने, और वो किस तरह बने, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कोई भी फुजिल्स को यूज़ करके, उसकी एनर्जी को यूज़ करके जो है जो प्रोडक्शन हुई वो हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहलाती है, जिसकी इकोनॉमी इस चीज़ पे बेस्ड थी। एडवांस टेक्नोलॉजी इन मैनी फील्ड्स, ओवर क्राउडिंग हुई, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। पावर्टी भी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो इसमें पावर्टी आई, और पावर्टी आई क्योंकि कैपिटलिज्म आया। जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल था। पोल्यूशन, अब पहले तो ये था कोई इन्वायरमेंट को कोई ख़ास इफेक्ट नहीं हो रहा था, अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ पोल्यूशन आया, वर्क की जो इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट किया। न्यूक्लियर फैमिलीज आई, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कैपिटलिज्म सिस्टम में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ी। रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़, वर्क के साथ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ और मोर एडवांस आइडियाज़ आई। इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमारे साथ आया ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। साइंटिफिक एज बिगेन, न्यू इंस्टीट्यूशन सच एज साइंस, मेडिसिन एंड लॉ इमर्ज। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि लॉज इमर्ज हुए, ठीक है। इससे पहले सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी थी, इस सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे लॉज आए, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन आया। उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट में क्यों मिलिट्री पे इतना ज़्यादा इन्होंने जो है उस पर खर्च किया, क्योंकि हर बंदे ने अपना डिफेंस खुद करना है, तो अपने वॉरियर्स बनाते थे। यहाँ पे लॉस आए, लॉस का कॉन्सेप्ट आया। साइंस और मेडिसिन में इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया, इसी वजह से ये सोसाइटी एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर थोड़ी सेफ थी। शिफ्ट फ्रॉम गेमनशाफ्ट टू गैसलशाफ्ट, ये जो दो टर्म्स है ये सोशोलॉजिस्ट है फर्डिनेंड टॉनिस जिन्होंने ये टर्म्स जो है ये
दिए थे एंड फेर्डिनेंड टॉनिस ने, ठीक है। ओके सो इसका क्या है, पर्सनल बॉन्ड से इम्पर्सनल बॉन्ड्स गए। वो वाली सोसाइटी में सोशल सॉलिडारिटी ज़्यादा थी, अभी इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो इम्पर्सनल बॉन्ड्स, इंडिविजुअलिज्म, या हम कह सकते हैं कि जो पहले कम्युनिटीज़ थी तो अभी बाकायदा पूरी सोसाइटी बनी, ठीक है। तो उस वक्त कॉन्सेप्ट था सोशल सॉलिडारिटी का, गैसल शॉर्ट में अब इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन लेबर एंड एनिमल लेबर टू मास प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में अभी बाकायदा जो है इंडस्ट्रीज बनी जिसमें मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ओल्ड इंस्टीट्यूशन लाइक एजुकेशन, एजुकेशन ओल्ड इंस्टीट्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो था वो एग्रीकल्चर में भी था, उस सोसाइटी में भी, क्योंकि उसमें भी हमने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर की स्पेशलाइजेशन हुई और उसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन बंदे के पास हो। एजुकेशन आया तो इसी वजह से स्पेशलाइजेशन आई, लेकिन इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंड हुआ क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में डिवीजन ऑफ लेबर हद से ज़्यादा उसकी स्पेशलाइजेशन हुई। लेबर फोर्स मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट। यूज़ ऑफ मैकेनिकल मीन्स, मशीन्स एंड केमिकल प्रोसेसेस स्टार्ट किए, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मशीन्स एंड केमिकल प्रोसेस डेवलप हुए फॉर गुड्स प्रोडक्शन। Okay, in 1798, Ellie Whitney built the first American factory for the mass production of guns near New Haven City in US, ठीक है। तो फर्स्ट अमेरिकन फैक्ट्री जो बनी तो वो यूएस में गन्स के लिए, ये 1798 में फर्स्ट अमेरिकन फैक्ट्री बनी, ठीक है। तो ये इसके आप साइड बाय साइड एक पॉइंट लिख सकते हैं। Class system in industrial society leads to two classes, have and have not. कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट जब आया तो ये दो क्लासेस आई, हैव एंड हैव नॉट की क्लास, और ये वही क्लासेस थी जिसको बाद में कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज़ किया वो, और इसी वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हैव क्लास वो होती थी जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती थी, हैव नॉट वो क्लास होती थी जो कि उनके लिए काम करती थी, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या थी, इंडस्ट्रियलिज्म कंसिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ मैकेनिकल मीन्स, अभी मशीन्स का इस्तेमाल हुआ, केमिकल प्रोसेस बने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। Industrial revolution swung into high gear with the invention of the steam locomotive and Henry Bessemer development of large-scale techniques at his steel works in England in 1858। ये आपने याद रखना है, हेनरी बेसिमल ने टेक्निक्स दी और जो इन्वेंशन ऑफ स्टीम आया तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और कामयाब हुआ। सो ये आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में किरदार किसने, उसमें से हेनरी बेसिमर की एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी की यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जाम्पल आती है, इकोनॉमी बेस्ड ऑन जॉब्स रिक्वायरिंग मैकेनाइज लेबर सच एज फैक्ट्री, फार्मिंग और ऑटो असेंबली प्लांट्स विच एम्प्लॉय बोथ मशीन एंड ह्यूमन लेबर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की एग्जाम्पल में यूएस की सोसाइटी आ सकती है जिसमें मैकेनाइज लेबर यूज़ होता है, फार्मिंग और फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है वो है और इनसे काम लिया जाता है। तो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में यूएस की एग्जांपल आ सकती है। फिर उसके बाद है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ, जो हमने इससे पिछले पढ़ा, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया, जब एज ऑफ साइंस आया, साइंस पे लोगों ने फोकस करना शुरू किया। सो this term was first given by Alan Turing and popularized by Bailey in 1973। ये टर्म जो है इन्होंने दिया था और फिर यूज़ किया बैली ने 1973 में, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी थे। इसको मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल को मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मॉडर्न एरा, ग्लोबल विलेज बना, बज ओके बल्ज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस सोसाइटी में। टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स आए। ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो इससे पहले सोसाइटी थी वो, उसमें क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उससे
फिजिकल गुड्स, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अब फिजिकल गुड्स से हमारे पास सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो इकोनॉमी आई जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहलाई। ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो है सॉफ्टवेयर वगैरह ये जिसका डेवलप हुए। अफेक्टिव मीन्स ऑफ एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, और इसी मीन्स की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन बढ़ा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एक्सटेंसिव ट्रेड अमंग नेशंस। अभी नेशंस के दरमियान ट्रेड हद से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गया। पॉवर्टी भी वक्त के साथ बढ़ गई, पोल्यूशन उसी तरह बढ़ता गया, एक्सप्लॉयटेशन भी होती गई। वाइडर वेराइटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू एवरेज पर्सन। अभी एवरेज पर्सन को जो है उनके पास चॉइसेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि अभी डाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई, तो इसी वजह से क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड डाइवर्सिटी गुड्स की ज़्यादा हो गई एवरेज पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ओके, न्यूक्लियर वेपन्स आए इस सोसाइटी में, फेमिनिज्म इमर्ज हुआ। ये सोसाइटी में फर्स्ट टाइम जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट था, चूँकि वक्त के साथ जो हंटिंग एंड गैदरिंग में तो इक्वल था ना, जेंडर इक्वालिटी थी, वक्त के साथ वो इनइक्वालिटी बढ़ती गई और फिर पोस्ट इंडस्ट्री में बाकायदा इस फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि इसको टैकल कैसे करना है। नॉलेज बिकम्स अ वैल्यू फॉर्म ऑफ कैपिटल। अभी जो मेन इकोनॉमी थी वो knowledge and information पे based थी, as it was the service based economy. Producing ideas is the main way to grow. अभी न्यू ideas पे focus start हुआ, service based economy थी, knowledge based, technological advancement, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस आया, एंड अर्बनाइजेशन। फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या एक बंदा जो है उस पर जिस तरह हमने कहा डिवीजन ऑफ लेबर में स्पेशलाइजेशन आया, तो वक्त के साथ ये हुआ कि वर्क फोर्स मोर फ्लेक्सिबल हुआ, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, या उसमें कोई उसमें डाइवर्सिटी इतनी है कि वो उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन है हर चीज़ के बारे में। एंड अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, लोग रूरल से अर्बन की तरफ गए क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुई। ओके, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मेन डिफरेंस क्या है? इट इकोनॉमी बेस्ड ऑन द गुड्स प्रोडक्शन लाइक क्लोथ्स, कार्स और कंप्यूटर, हालांकि पोस्ट इंडस्ट्रियल जो है वो सर्विस पे बेस्ड थी। इट डिपेंड्स ऑन इन्वेंशन, और ये स्पेशलाइज नॉलेज पे बेस्ड थी। जो इंडस्ट्रियल थी इसमें जो जॉब्स थी वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थी, क्योंकि इन्होंने इन्वेंशंस करनी थी, लेकिन इन्होंने रिसर्च पे, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और डॉक्टर रिसर्च पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और न्यू सॉफ्टवेयर्स, न्यू आइडियाज़, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो थे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आए कि न्यू आइडियाज़ आए, और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ पे उन्होंने फोकस किया। जॉब शार्पली डिवाइडेड, एजुकेशन लेवल एक्सटेंड, रिलेटिवली लो जॉब्स डाइवर्सिटी। इसमें एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, न्यू मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो इसी वजह से इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और इसमें रिलेटिवली लो जॉब्स डाइवर्सिटी है, क्योंकि अब रिसर्च है तो ज़्यादातर जो जॉब्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही थे, लाइक रिसर्च का करना या न्यू आइडियाज़ देने हैं या इंफॉर्मेशन बेस है। यूएस इज़ द एग्जाम्पल, और इसमें जापान और यूरोप आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ओके, देन पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम मॉडर्न भी कहते हैं, तो इसलिए इसको पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ द एरा इन विच वी लिव टुडे। अभी जो एरा है जिसमें हम रहते हैं ये पोस्ट मॉडर्न है। इट इज़ द इट फॉर्म आफ्टर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे पास ये सोसाइटी बनी, तो ये वो सोसाइटी है जो कि डिजिटलाइज सोसाइटी थी। ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन आया, हाईली डिजिटलाइज सोसाइटी, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टेट्स, एडवांस फॉरेन पॉलिसी, हर नेशन की अपनी फॉरेन पॉलिसी थी, लेटर न्यूक्लियर आर्मेनेंट, न्यूक्लियर वेपन्स आए, साइबर अटैक एक न्यू काइंड ऑफ इशू आया, बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है, जिस तरह कोविड है या बाकी इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स को का कॉन्सेप्ट आया, उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। ये अभी की जो सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं ये पोस्ट मॉडर्न है। ओके, तो अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती एक इशू है आजकल की सोसाइटी में, एलजीबीटी राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स आए, जिस तरह एक सोसाइटी की यूएस कल्चर, ठीक है,
और बाकी कंट्रीज़ है, तो उनके दरमियान एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। वो दूसरे के कंट्रीज जाते हैं, उनको एक दूसरे के कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो मतलब ये कि प्लूरलिज्म आया, डाइवर्सिटी आई, ई लर्निंग आया, ऑनलाइन जॉब्स, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एंड प्लूरलिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट आए कि ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट की, ऑनलाइन जॉब स्टार्ट की, ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग स्टार्ट की, सोशल मीडिया आया, प्लूरलिज्म। ये आजकल की जो सोसाइटी है पोस्ट मॉडर्न एरा, जिसमें सोशल मीडिया है, प्लूरलिज्म है, तो ये सोसाइटी जो है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कहलाती है। रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, अभी जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज था उसको ज़्यादातर रिजेक्ट किया गया, स्केप्टिसिज्म आया, हर चीज़ को डाउट की नज़र से देखा, सब्जेक्टिव नॉलेज पे फोकस किया, कल्चर हाइब्रिड, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर, हम जिस तरह पढ़ा प्लूरलिज्म आया, डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे ब्लेंड, जिस तरह एक ग्लोबल कल्चर है उसने पूरे कल्चर को अफेक्ट किया, ठीक है। तो ये आया, स्केप्टिसिज्म आया। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, हर चीज़ पे डाउट करना, मतलब हर चीज़ पे इन्होंने अब एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है लेकिन मैं उस पर अपनी तरफ से रिसर्च करना चाहती हूँ कि क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज को इतनी आसानी से मानना शुरू नहीं किया हर बंदे ने, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया हर चीज़ को, सेल्फ अवेयरनेस आई, कंज्यूमरिज्म एंड कमोडिटी कल्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड मोर एडवांस इंस्टीट्यूशंस आजकल के बहुत एडवांस है, ग्लोबलाइजेशन है, और जो बाकी सोशल मीडिया जिस तरह यहाँ पे आइकॉन्स दिए गए हैं कि लिमिटलेस सोशल मीडिया हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आजकल लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो ये पोस्ट मॉडर्न एरा के एक फीचर है। एग्जाम्पल क्या है, डेवलप्ड सोसाइटीज़ ऑफ करंट है, जो आजकल की सोसाइटीज़ है वो इसकी एग्जाम्पल है। ओके, देन लास्ट है एल्गोरिथमिक एरा। एल्गोरिथमिक एरा कौन सी है, ये वो सोसाइटी है जो कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। अब ये वो सोसाइटी है जो अभी मुकम्मल तौर पे वजूद में नहीं आई है, लेकिन इसके बारे में प्रोडक्शन की जाती है एक ऐसी के एज ऑफ रोबोट होगा, रोबोट जो है वो इस सोसाइटी को टेक ओवर कर लेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल है, अभी ये वजूद में नहीं आई है, लेकिन इसकी कुछ फीचर्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखते हैं कि आई है, तो ये वो सोसाइटी है जिसके बारे में प्रोडिक्शन दी जा रही है। उसको एल्गोरिथमिक एरा के बाद की सोसाइटी किस तरह होगी। तो एक बुक जो युवान नोआ हैवरी है, ठीक है, मे बी इनकी प्रोनाउंसिएशन कोई गलती हो सकती है, ठीक है, इनकी एक किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने जो एल्गोरिथमिक एरा के बारे में कुछ बातें की हैं और आजकल की सोसाइटी के बारे में उसको रिलेट किया है, ठीक है। तो इस सोसाइटी के ज़्यादातर फीचर्स इसलिए भी ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि ये वो सोसाइटी है जिसके बारे में जस्ट एग्जाम्पशंस हैं, क्योंकि ये सोसाइटी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती फुली अपनी कंप्लीट शेप में, ठीक है। So thank you so much for watching. Leave your questions in the comment section below. This was the end of our lecture, and like, share and subscribe our channel for latest lectures. Thank you so much.